नमस्कार। आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये ढिकाला का प्रेत बाग नाम के एक लेख पर आधारित है। हाँ, एक आदमखोर बाघ, उसका आतंक और उसके पीछे की जो असली कहानी है ना? बिल्कुल। हमारा मकसद है इस घटना को और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझना। तो सोचिए जरा, साल था 1939, 1939। उत्तराखंड में कॉर्बेट पार्क का किनारा। हम्म। और वहां टांडा गांव के पास एक बाघ का खौफ फैला हुआ है। गांव वाले उसे भूतिया बाघ कहने लगे थे, भूतिया बाघ? क्यों? क्योंकि पिछले 5 महीनों में उसने 13 लोगों को मार दिया था। पर अजीब बात यह थी कि वो मतलब शिकार को खाता नहीं था और कोई निशान भी नहीं छोड़ता था। बड़ा रहस्यमयी मामला था। 13 मौतें और शिकार खाया भी नहीं, ये तो वाकई अजीब है। हाँ, डर इतना फैल गया कि लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। मंदिरों में चढ़ावे बढ़ गए, मन्नतें मांगी जाने लगी। जाहिर है लोग डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। स्थानीय अधिकारी भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिल्कुल लाचार थे। तो उन्होंने मदद के लिए जिम कॉर्बेट को बुलाया। अच्छा, कॉर्बेट को? वो तो खैर मशहूर ही थे ऐसे मामलों के लिए। चंपावत वाली बाघिन का किस्सा कौन नहीं जानता। सही कहा। कॉर्बेट वैसे तो शिकार छोड़ चुके थे, पर उन्हें लगा कि ये मामला कुछ अलग है, इसमें कुछ तो बात थी। हाँ, और देखिए कॉर्बेट का नजरिया थोड़ा अलग था। वो ये समझते थे कि बाघ जो हैं वो अक्सर मजबूरी में आदमखोर बनते हैं। मजबूरी? जैसे कि जैसे कोई गहरी चोट लग गई हो, या बुढ़ापा आ गया हो, या फिर जंगल में उनका जो कुदरती शिकार होता है, हिरण, जंगली सुअर वगैरह, वो कम हो गया हो। अच्छा। तो कॉर्बेट का वहां जाना सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं था। वो दरअसल एक बिगड़े हुए संतुलन को समझने और संभालने के लिए गए थे। और ये जो बात थी कि बाघ शिकार नहीं खा रहा था, ये इसी तरफ इशारा कर रही थी कि कोई ना कोई मजबूरी है। ये बात तो है। तो कॉर्बेट पहुंचे ढिकाला और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने उन जगहों को बहुत ध्यान से देखा जहां हमले हुए थे, लोगों से बात की, पूरी कहानी सुनी। कुछ पैटर्न दिखा उन्हें? हाँ, जल्दी उन्हें एक पैटर्न दिखने लगा। बाघ हमेशा पानी के जो सोते होते हैं, झरने या नदी किनारे, वहीं हमला करता था। अच्छा, पानी के पास? हाँ, और अक्सर सुबह या शाम के वक्त। कमजोर शिकार चुनता था, मतलब बूढ़े या बच्चे, और कभी भी एक ही जगह पर दोबारा हमला नहीं करता था। बहुत चालाक था। फिर वो अहम सुराग मिले उन्हें? हाँ, फिर मिले दो बहुत जरूरी सुराग। एक जगह खून के धब्बों के पास उन्हें जमीन पर कुछ खरोचे और धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले। धातु के टुकड़े? हाँ, और दूसरा जो शायद सबसे अहम था, पानी के पास मिला एक पंजे का निशान। वो पूरा नहीं था, अधूरा था, और उसमें साफ लग रहा था कि बाघ लंगड़ा कर चल रहा है। ओहो, लंगड़ाता हुआ पंजा निशान। इससे तो तस्वीर काफी साफ हुई होगी। बिल्कुल, ये निर्णायक सुराग था। कॉर्बेट लगभग समझ गए कि बाघ जरूर शिकारियों के लगाए किसी फंदे में, शायद वो लोहे का जिंजर ट्रैप होता है ना, उसमें फंस गया होगा। अच्छा, जो जंगली जानवरों के लिए लगाते हैं। हाँ, शायद उसी में। और उसका दाहिना पंजा बुरी तरह जख्मी हो गया होगा। अब जख्मी पंजे के साथ वो हिरण या सूअर जैसे तेज जानवर का शिकार कैसे करता? नामुमकिन था। हाँ, तो इस दर्द और लाचारी में इंसान उसे आसान शिकार लगने लगे। और विडंबना देखिए, फंदा लगाया इंसान ने और उसका नतीजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ा। तो ये भूतिया बाघ असल में इंसानी गलती का नतीजा था। फिर कॉर्बेट ने उसे पकड़ा कैसे? इन्हीं सुरागों के आधार पर कॉर्बेट ने योजना बनाई। रामगंगा नदी के किनारे जहां वो लंगड़ा पंजा निशान मिला था, उन्होंने एक मचान बनाया हम्म। और नीचे चारे के तौर पर एक बकरी का, मतलब मरा हुआ अधखाया शव रख दिया। और फिर इंतजार। घंटों इंतजार। और फिर कई घंटे खामोशी में बीते। फिर अचानक जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। परिंदों ने चहकना बंद कर दिया। ये अक्सर किसी बड़े शिकारी के आसपास होने का संकेत होता है। रोंगटे खड़े करने वाला मंजर रहा होगा। बिल्कुल। फिर अंधेरे में दो आंखें चमकी। बाघ आ गया? हाँ, एक बहुत ही दुबला पतला कमजोर सा बाघ लंगड़ाता हुआ सामने आया। टॉर्च की रोशनी में कॉर्बेट ने देखा, उसका दाहिना पंजा बुरी तरह कुचला हुआ था, जख्मी था। उसकी आंखों में क्या दिखा? दर्द, बहुत दर्द था, पर साथ में एक चालाकी भी थी जिसने उसे इतने वक्त तक बचाए रखा था। बाघ धीरे धीरे उस चारे की तरफ बढ़ा। कॉर्बेट जानते थे कि ये करना जरूरी है, गांव वालों की जान बचाने के लिए। उन्होंने निशाना साधा और गोली चला दी। बाघ वहीं ढेर हो गया। उस आतंक का अंत हुआ। लेकिन जब सुबह गांव वाले आए, उन्होंने क्या देखा? हाँ, सुबह जब गांव वाले जमा हुए बाघ को देखने,
तो वो हैरान रह गए, डरे नहीं, हैरान और शायद दुखी भी हुए, दुखी? क्यों? क्योंकि बाघ की हालत बहुत खराब थी। वो खूंखार नहीं बल्कि दयनीय लग रहा था। दाहिना पंजा लगभग कुचला हुआ था, उसमें बुरी तरह सड़न फैल गई थी, कीड़े पड़ गए थे। साफ था कि बाघ भयानक दर्द में जी रहा था और भूख से मर रहा था। उफ। और यहाँ कॉर्बेट की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत मायने रखती है। उनमें कोई जीत का भाव नहीं था, बल्कि दुख था, अफसोस था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गांव वालों से कहा कि इसे जलाना मत, पास में ही एक बड़ा साल का पेड़ था, उसके नीचे इसे दफना दो। उन्होंने कहा, और ये बहुत जरूरी बात है, यह अपनी मर्जी से कातिल नहीं बना था। ये दर्द, भूख और डर के कारण इस रास्ते पर धकेला गया था। एक बाघ जिसे हम इंसानों ने नाकाम कर दिया। क्या नजरिया था, एक राक्षस से एक पीड़ित तक का सफर। बिल्कुल, राक्षस असल में वो परिस्थितियां थी जो इंसानी दखलंदाजी से पैदा हुई। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ यही निकलता है कि जिसे लोग भूतिया बाघ समझ रहे थे, वो असल में इंसानी लापरवाही या कह लें लालच का शिकार था, उस फंदे का शिकार। हाँ, जैसा कॉर्बेट ने बाद में लिखा भी कि जंगल का जो कानून है वो डर पर नहीं, संतुलन पर चलता है। और जब हम अपने लालच या भूख में उस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो उसके नतीजे भयानक होते हैं। और तब दोष सिर्फ जानवर का नहीं होता, हमारा भी होता है। बिल्कुल सही। आज भी कहते हैं डिकाला के रेस्ट हाउस में ये कहानी सुनाई जाती है, और उस साल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा है जो उस बाघ और उस पूरी घटना की याद दिलाता है। अंत में सोचने वाली बात यही है कि ये कहानी सिर्फ एक पुराने वक्त के बाघ की नहीं है। ये हमें आज भी ये सिखाती है कि कैसे हमारे अनजाने में ही सही किए गए काम प्रकृति के नाजुक संतुलन को कितना बिगाड़ सकते हैं। और आज के समय में जब इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव की खबरें रोज आती हैं, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल है जिसके जवाब हमें ढूंढने होंगे।